के साथ तो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है अब इंडिया। नहीं बना रहा जी, कौन कहता है बना रहा है? सर आपको नजर आप वहाँ पर उनकी ट्रेड आपस में स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेड तो पहले भी स्टार्ट थी, ठीक है। ये नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज सर हैं ब्रिक्स की एक फॉर्म यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स की एक हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा है। वो इसलिए भी कि जो रिजीम होती थी जैसे शेख हसीना वाजिदा या उससे पहले खालिदा जिया थी, वो इंडिया के साथ अलाइन थे। ये दोनों इकट्ठी फॉरेन चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, जहाँ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो आप उस कंट्री के साथ अपना रिलेशन ही खराब कर लेंगे तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है। आपको पहले बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है, ना कि अब शेख हसीना की हुकूमत है। ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर चलते चलते काफ़ी टाइम लगेगा, तो उम्मीद है कभी ना कभी हम भी इंडिया को मुकाबला देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। देखो जो आपकी इतनी सरपरस्ती कर रहे हैं, लाइक जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया टाइप सीन हो रहा है बांग्लादेश का, तो आप देखो ना, अब अगर मैं आपसे लेकर खा रहा हूँ तो मैं आपके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता। या अगर आप राइस रोकेंगे, अगर आप शुगर नहीं देंगे, तो बांग्लादेश 25,000 टन के करीब जो शुगर है। जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं है बांग्लादेश की। अभी डॉक्टर यूनुस साहब ने इलेक्शंस करवाने, वो आए भी इलेक्शंस के लिए, वो स्टेबल हो गए, उसके बाद ही कुछ इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास रिलेशन अच्छे हो, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसी कंट्री के साथ अपने रिलेशन खराब कर रहे हो, तो फिर मेरी डेफिनेटली आपकी फिर गवर्नमेंट भी असासे में जाएगी और आपका असासा भी जो है खसारे में जाएगा। सर नहीं अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के अंदर टेंशंस क्रिएट हो रही है। उनकी राइस की एक्सपोर्ट बंद कर दी गई है, उनकी अनियन की एक्सपोर्ट, शुगर की एक्सपोर्ट, इवन के उनकी इलेक्ट्रिसिटी की एक्सपोर्ट भी बंद कर दी गई है। क्या कहेंगे आप? कंप्लीटली आइसोलेट होकर रह गया बांग्लादेश। इंडिया क्या इतना डोमिनेट है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अपनी स्टेट रिकॉग्निशन के अंदर? तो यार मेरी बात सुने ना, उनको कहा किसने था कि गलत जगह पे टांग अड़ाएं। पहली बात ये, आपको पता है कि जब एक कंट्री से आप इकोनॉमिकली नहीं जीत सकते, आपकी कंट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल ही नहीं है कि आप उनसे जीतें। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को खुद जो है वो क्या कहते हैं, कंगाल करने के उस स्टेज पे ले आए। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपने जब जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, जहाँ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो आप उस कंट्री के साथ अपना रिलेशन ही खराब कर लेंगे तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है। आपको पहले पाकिस्तान राष्ट्र नहीं आया, पाकिस्तान से अलग हो गए, अलग नेशन बन गए, अलग कंट्री बन गए, उसके बाद खुद को जितना भी ग्रूम किया, जिसके भी सहारों से ग्रूम किया, बन गए एक अलग कंट्री। उसके बाद जिस कंट्री के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जिस कंट्री के साथ दुनिया चाह रही है कि हमारे रिलेशन अच्छे हों, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप उसी कंट्री के साथ अपने रिलेशन खराब कर रहे हो, तो फिर मेरी डेफिनेटली आपकी फिर गवर्नमेंट भी असासे में जाएगी और आपका असासा भी जो है खसारे में जाएगा। सर 1971 से लेकर अब तक ऑल बांग्लादेश हैज अचीव्ड इज बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया ने सरपरस्ती की है और इन्हीं सरपरस्ती की वजह से नंबर 1 बन चुका है बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल्स में। हालांकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गौतम अदानी से ली जाती है, वो लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। स्टिल आपको नहीं लगता दिस वाज टू अर्ली फॉर बांग्लादेश टू टेक अ स्टेप अगेंस्ट इंडिया? जो आपकी इतनी सरपरस्ती कर रहे हैं, लाइक जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया टाइप सीन हो रहा है बांग्लादेश का, तो आप देखो ना, अब अगर मैं आपसे लेकर खा रहा हूँ तो मैं आपके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता। या तो मेरी कंट्री इतनी स्टैंड है, या मैं खुद इतना स्टैंड हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर तो समझ आती है कि मैं यार गद्दारी कर लूँ। ठीक है, मैं बांग्लादेश करता हुआ गद्दारी समझ भी आएगा कि यार आप इतने स्टैंड हो, आपकी कंट्री इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल है कि आप जो है इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हो। आप इतने स्टेबल ही नहीं हो, तो आप जब जिस कंट्री से जो है फंड्स लेने हैं, जिस कंट्री से आपने जो है अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी है, उस कंट्री के अगेंस्ट जाओगे तो फिर बर्बाद ही होगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे सर? क्या बांग्लादेश वाकई में आइसोलेट हो गया है क्योंकि इंडिया से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए कोई बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा? डेफिनेटली ये कोई लुकी छुपी बात ही नहीं है कि इंडिया से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। डेफिनेटली इस टाइम इंडिया से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। इस टाइम इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जितना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया इकोनॉमिकली और वैसे स्टेबल हो गया, तो इंडिया की तरफ लोग रुजू, दुनिया कंट्री की रुजू जरूर कर रही है, लेकिन उनके साथ पंगा लेने के लिए नहीं, वहाँ पे काम करने के लिए। तो यही चीज़ बांग्लादेश को भी करनी चाहिए थी। खैर अपना अपना वो होता है माइंडसेट। बांग्लादेश का माइंडसेट ये था कि हम खसारे में जाएंगे, तो अब ये करके वो खसारे में जाएंगे। ओके, थैंक यू। इंडिया ने अच्छा खासा जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश की है बांग्लादेश को, जिसके अंदर बांग्लादेश की तरफ से पहल जरूर हुई, लेकिन उसके बाद इंडिया की तरफ से राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी गई, शुगर एक्सपोर्ट बंद कर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई, एंड देन अनियन एक्सपोर्ट भी बंद कर दी गई है। ओवरऑल बांग्लादेश इस वक्त काफी मुश्किल सिचुएशन में है। क्या ओवरऑल आपका ओपिनियन है, किस तरह से देखते हैं आप इस ओवरऑल सिचुएशन को? देखें, इंडिया तो भरपूर कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को आइसोलेट करे। पहले उसने हिंदू कार्ड खेला,
ठीक है। और हिंदू कार्ड खेलकर उसने ये कोशिश की कि दुनिया में ये नैरेटिव बिल्ड करे कि भाई यहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है, मिनॉरिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो उसने किया वो उलट हो गया। यानी जितना उसने बांग्लादेशियों को दबाने की कोशिश की उसी लिहाज से बांग्लादेशी ऊपर आए। और फिर जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हाँ। हम बैन कर रहे हैं, हम यहाँ से शुगर भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी कह रहे ठीक है। हैं, और फिर हम राइस भी नहीं देंगे, बांग्लादेशी भूखे मर जाएंगे और भूखमरी के हालात हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है। ओके। क्यों? बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है, ना कि अब शेख हसीना की हुकूमत है। ठीक है। और अगर आप राइस रोकेंगे, अगर आप शुगर नहीं देंगे, तो बांग्लादेश 25,000 टन के करीब जो शुगर है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है। ओके। और चावल भी वो पाकिस्तान से लेने लगा है। ठीक है। उसके बाद ऑनियन की बात रह गई है, वो भी वो पाकिस्तान से ले रहा ठीक है। है। और इसके बाद देखें दुनिया में आप अब देखें, अब वो दौर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। एक बांग्लादेश था जिसके साथ आपका जो रिलेशन था, जिसको रिश्ता बोलते हैं वो लोग, कि उसी के साथ बेहतर था। अनफॉर्चुनेट जो मोदी अपने एक नेबर मुल्क के साथ भी वो अपना रिश्ता ख़राब कर बैठा है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना, फिर पाकिस्तान, यानी इन सब के साथ उनका जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बुरे हैं। सिर्फ बचता एक बांग्लादेश था। अनफॉर्चुनेट मोदी जी ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर उससे भी ताल्लुकात ख़राब कर लिए। देखा जाए तो बांग्लादेश 1971 में एग्जिस्टेंस में आया और तब से अब तक जो हमें सबसे बड़ा सरपरस्त नजर आया बांग्लादेश का वो भी इंडिया ही था। सबसे पहले जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने वाला भी इंडिया था। फिर शेख हसीना के साथ जो डायरेक्ट ताल्लुकात थे, जो ट्रेड थी, वो भी हमें नजर आती है। इवन के बांग्लादेश के लोग अपने रोजगार की तलाश के लिए भी इंडिया का रुख करते हैं और बॉर्डर के अक्रॉस कोई खास टेंशन भी नहीं थी, इजीली बॉर्डर क्रॉस भी कर सकते थे। तो आपको नहीं लगता इवन दो इनकी कोई बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती थी यूरोप की तरफ, तो वो भी इंडिया के थ्रू जाती है, बांग्लादेश के थ्रू डायरेक्ट नहीं जाती। आपको नहीं लगता दिस वाज टू अर्ली फॉर बांग्लादेश कि वो इंडिया को जो है वो आंखें दिखाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। अब वक्त आ गया है कि इंडिया की जो दादागिरी है उसको खत्म किया जाए। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा, ओके। ये 25 करोड़ बांग्लादेशियों का फैसला है। ओके। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स का फैसला है ओके। जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हाँ। शहादतें दी। ये है। उनका फैसला है। ओके। वो उन्होंने जब देखा, उन्होंने महसूस किया कि हमें लगातार 20-25 सालों से शेख हसीना ने 3 टेन्योर लगातार कंसेक्टिवली उसने हुकूमत की। सही है। उन्होंने देखा कि ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अच्छा। और जो भी एग्रीमेंट होता है हाँ। वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए होता है और हमारे साथ जुल्म के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे ठीक है। हैं। तो फिर उन्होंने जब ये महसूस किया, देन फिर वो खड़े हुए और शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। सर, लोएस्ट टैरिफ्स पर गौतम अदानी बिजली दे रहे थे बांग्लादेश को और वो लोएस्ट टैरिफ्स पर थी, ये आप भी जानते होंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो इस वक्त उन्हीं बिजली की इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के लिए बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री बन चुका जिसने पाकिस्तान को और इंडिया को भी बीट कर दिया। टेक्सटाइल्स में नंबर 1 कंट्री बन गई एक्सपोर्टर के तौर पर इन टेक्सटाइल। तो आपको नहीं लगता कि ये यार अगर वो लोग आपको जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ही उसका फायदा हो रहा है, आपकी ही लेबर जनरेट हो रही है, आपका ही नाम बन रहा है? ये नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या रीजन है फिर, क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूँ। देखें, जो आप अडानी की बात की, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, वो 15 से 16 जो टका है उसके हिसाब से उनको यूनिट पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन जो लोकल बिजली है जो वो नेपाल वाली साइड से ले रहे थे, ठीक है। वो उनको 8 से 9 टका के हिसाब से उन्हें ठीक पर है। यूनिट पड़ता था। तो ओके। बिजली फिर किसकी सस्ती हुई, किसकी महंगी हुई, ये मेरे ख्याल में जवाब आ गया है। हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे ठीक हैं, है। उन्हें भी अच्छी तरह मालूम हो गया है। तो यानी जो इंडिया है वो तो बिजली महंगी दे रहा था, ओके। वो सस्ती नहीं दे रहा था। अच्छा। तो ये कैसे हो सकता है कि अब देखें, जो अवामी लीग थी वो अपने जो शहरी हैं उनको ये कहती हुई नजर आ रही थी कि ये जो पाकिस्तान है हमारा कौमी दुश्मन है। ठीक है। इन्होंने 71 में हमारे साथ ठीक नहीं किया। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो कहती हैं ये दुश्मन हमें कबूल है, लेकिन भारत जैसा दोस्त हमें नाकाबिले कबूल है। ओके, आपको क्या लगता है अगर हम लोग इस वक्त की सिचुएशन की बात करें तो आपने कहा कि इंडिया की दादागिरी खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडिया की दादागिरी तो खत्म नहीं हो रही है। रशिया वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया की जो है दादागिरी वो खत्म होने को नहीं आ रही। जापान की इकोनॉमी को इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर बीट करने वाला है, ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो इंडिया एक ऐसी स्टेट नहीं है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता।
देखें, नो डाउट इस खित्ते का बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल बड़ा मुल्क है, हाँ। लेकिन आपकी जो वर्थ है ना, जो ताकत है, वो अपने इर्द गिर्द मुमालिक के साथ बना करती ठीक है। है। उसके साथ वो भी बड़ा मुल्क है, एटमी पार है, पाकिस्तान है, हाँ। फिर उसके साथ चाइना है, ठीक वो है। भी एटमी पार है, उसके लेकिन साथ चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात बना रहा है अब इंडिया। नहीं बना रहा जी, कौन कहता है बना रहा है? सर आपको नजर आप वहाँ पर उनकी ट्रेड आपस में स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेड तो पहले भी स्टार्ट थी, ठीक है। ये नहीं है, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज सर हैं। ब्रिक्स की एक फॉर्म यूज ये कर रहे हैं, ब्रिक्स की एक जो है वो करेंसी ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रही है, जिसके अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना भी है, ठीक है। तो फिर जब ये लोग हैंड शेक करेंगे इस मामले पर आकर, तो डेफिनेटली वो तो एक पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, वो एक पेज पर आ जाएं, ठीक है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि बांग्लादेश को तन्हा कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप देखें कि इसी के ऊपर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि यूएन की साइड लाइन के ऊपर ठीक है। मोदी भी जाता है, ये यूनाइटेड नेशन का रिसेंटली एक ये प्रोग्राम हुआ है, ये इनका सेशन हुआ है, हाँ। तो वहाँ पर प्रोफेसर यूनुस भी जाता है। ठीक है। तो यूनुस के साथ हैरी क्लिंटन मिलता है, यूनुस के साथ जस्टिन ट्रूडो मिलता है, ठीक है। नहीं मिलता मोदी के साथ तो कोई नहीं मिलता। ओके। यानी पहले उसने रिक्वेस्ट की, हाँ। जैसे ही ये चीफ एडवाइजर के तौर पर आए प्रोफेसर यूनुस के, भाई आपके साथ मैं यूएन की साइडलाइन पर मिलना चाहता हूँ, तो उसने कहा भाई लेकिन मेरे सर पास यूएस में तो रेड कारपेट में उनका जो है वो स्वागत किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। बात हो रही है बांग्लादेश की ठीक कि है। बांग्लादेश आइसोलेट हो रहा है। ओके। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ। उसको तो दुनिया के वर्ल्ड जो बड़े बड़े लीडर हैं वो मिल रहे हैं। ओके। यानी प्रोफेसर यूनुस जो बांग्लादेश के सरबराह हैं तो नहीं मिल रहे, तो चाय वाले को नहीं मिल रहे, अच्छा। बोचर ऑफ गुजरात को नहीं मिल रहे, ठीक है। मुसलमानों के कातिल को नहीं मिल रहे, ओके। जिसने सिखों का कत्लेआम किया उसको नहीं मिल रहे, अच्छा। जिसने 234 चर्च को आग लगा दी, क्रिश्चियन को जिस तरह तशद्दुद किया गया, मारा गया, उसको नहीं मिले। उसको नहीं मिले जी हो चुकी है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, जिसके अंदर बेशुमार खबरें हमें नजर आई। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन किया गौतम अदानी की तरफ से। राइट नाउ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को कंप्लीटली उन्होंने जो है ना वो सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। राइट नाउ उनके बॉर्डर पर टेंशन आ चुकी है, उनके वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी राइस की उन्होंने कट डाउन कर दिया है, शुगर का कट डाउन कर दिया है। ओवरऑल बहुत हैवी सिचुएशन चल रही है। क्या लगता है आपको, फायदा इंडिया ने इस सिचुएशन से भी उठा लिया है, इंटरनेशनली पीस स्प्रेडिंग मैसेज भी दे दिया है, और नुकसान सारा जो है वो बांग्लादेश का हुआ, इंटरनेशनली आइसोलेट होकर रह गया है? क्या कहेंगे सर? नहीं, सब फायदा तो इंडिया ने नहीं उठाया। बांग्लादेश को भी पता है वो क्या करना चाह रहे हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा है। वो इसलिए भी कि जो रिजीम होती थी, जैसे शेख हसीना वाजिदा या उससे पहले खालिदा जिया थी, वो इंडिया के साथ अलाइन थे, ये दोनों इकट्ठी फॉरेन पॉलिसी बना के चलते थे। लेकिन अभी डॉक्टर यूनुस साहब आए हैं, वो चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए और उसको लेके चलें। इंडिया का रोल उसमें वो चाहते हैं कम से कम हो, वो इंडिया के साथ टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडिया को वो ल्यूक्रेटिव्स नहीं दे रहे जो इंडिया मांगता है। ठीक है। तो उस वजह से इंडिया क्योंकि अथॉरिटेटिव भी है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे भी है, तो वो अपने आप को बताना चाह रहा है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। सर लेकिन देखा जाए तो अगर इसी तरह की सिचुएशन है तो बांग्लादेश क्यों फिर उनके बॉर्डर पर जाकर जो है वो ड्रोन्स गिरा रहा है, टर्किश ड्रोन जो है उनके बॉर्डर पर गिराए गए? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ज्यादा था? वी ऑल्सो नो कि अभी तक इंडिया काफी हद तक उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर, टैरिफ्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो इंडिया की डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ हमें नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बांग्लादेश, इट वाज टू अर्ली फॉर बांग्लादेश टू टेक अ स्टेप। अभी कुछ ही माह पहले जो है वहां पर बगावत का सीन हुआ, तो अभी थोड़ी सी स्कैटर्ड थी बांग्लादेश, तो अभी ये स्टेप लेना थोड़ा अर्लियर था। ये वाकई उन्होंने जल्दी ले लिया है, क्योंकि अभी आपके इंटरनेट जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं है बांग्लादेश की। अभी डॉक्टर यूनुस साहब ने इलेक्शंस करवाने, वो आए भी इलेक्शंस के लिए, वो स्टेबल हो गए, उसके बाद ही कुछ इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है उन्होंने ऐसा क्यों इंतहाई कदम उठाया, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं सामने आती। ठीक है, आपने कहा कि इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। क्या रीजंस है कि इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशंस पर है? आइदर देयर आईटी और देयर मेडिसिन और देयर इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी। व्हाट डू यू थिंक हैज इंडिया हैज लेड टू इंडिया एज अ डोमिनेंट पोजीशन? ये उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों को कंपेयर करें तो बांग्लादेश में भी इस तरह ही है। वो 71 में जब आज़ाद हुए तो 84 के अंदर जिन्होंने आज़ाद कराया था उनको ही काट दिया गया, फिर आगे से उधर रिवोल्यूशन हर 15 साल बाद आ जाता है।
और एक सिविल वार टाइप उधर सिचुएशन लगती रहती है। ठीक है। तो इंडिया में ये नहीं था, इंडिया में एक डेमोक्रेसी चल रही है, वो एक स्मूथ सेटअप के साथ चल रही है, जिस वजह से वो हर फील्ड के अंदर ही आगे चले गए हैं। वो हर फील्ड के अंदर आगे जा चुके हैं। क्या व्हाट डज इट टेक कि अगर हम लोग डोमिनेट होना चाहे तो पाकिस्तान कितना दूर है इस चीज से? पाकिस्तान फिलहाल तो बहुत दूर है, ओके। क्योंकि और बांग्लादेश भी दूर है फिलहाल। अभी उनको देखते हैं कि वो किस तरह अपनी डेमोक्रेसी लेके चलते हैं। ठीक है। तो अभी बहुत स्कैटर्ड लग रहा है। अभी हाँ जी, अभी उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं, उसके बाद ही कुछ वादे होगा कि वो क्या उनकी डायरेक्शन है। और बिल्कुल। बाकी पाकिस्तान तो एक कह लें कि हाइब्रिड रजीम है जो 70 सालों से चल रहा है, और ये जब कहीं डेमोक्रेसी आएगी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, तो वो फिर चलते चलते काफ़ी टाइम लगेगा। तो उम्मीद है कभी ना कभी हम भी इंडिया को मुकाबला देंगे। बिल्कुल ठीक है जी।